हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का है। और मैंने बहुत सारे इससे क्लियर चैप्टर्स थे, मैथ्स के, फिजिक्स के, सब करा दिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना होगा और चैनल को करने ना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो हम एंजाइम्स की आज लोग बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन जो आपका सेकेंड चैप्टर में करा रहा हूँ उसकी। तो देखो एंजाइम क्या होता है। एंजाइम रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम इंसान हैं, जानवर हैं, उन सब के लिए केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। प्रत्येक सेल अपना एंजाइम संश्लेषित करती है और एक सेल लगभग 1,00,000 एंजाइम रखती है। ठीक है, 1,00,000 की आवश्यक एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के बारे में हमने से पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम जैसे हाई एफिशिएंसी, उच्च विशिष्टता रखते हैं, जैसे एंजाइम रिएक्शन को 10,000 गुना तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर आपका है एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, जैसे एंजाइम की चौड़ी सी मात्रा ही एंजाइम की आपकी थोड़ी सी मात्रा ही क्या करती है, एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा आपकी रिएक्शन की गति बढ़ा देती है। क्लियर पॉइंट। अनुकूल टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम एक अनुकूल ताप और पीएच पर अत्यधिक क्रियाशील होता है, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, स्टार्च है आपका, ठीक है, वो आपका डाइस्टेज होके माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, माल्टोज आपका माल्टेज में परिवर्तित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपका ग्लूकोज एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और यूरिया आपका NH3 और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी एंजाइम की रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी में बताओ, तो हिंदी में क्या बताऊँ मैं। फैक्टर्स कारण या अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन को एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन जैसे हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम कंसंट्रेशन सांद्रता के समानुपाती होती है। कंसंट्रेशन करते हैं एंजाइम की किसी की, तो उसकी सांद्रता की समानुपाती होती है। सब स्टेट की सांद्रता, सब्सटेंस की सांद्रता की बिल्कुल क्या होती है, अभिक्रिया की सक्रियता के समानुपाती होती है। समानुपाती का साइन मैंने लगा रखा है, ये समानुपाती का साइन ये। ठीक है, फिर इसमें देखो पीएच का मान देखो क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, बढ़ता है फिर घटता है। ये हमें हल्का ग्राफ दिखा देना है, क्योंकि ये थोड़ा बेहतर बेहतर करेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर एंजाइम इनिवेटर क्या होता है, देखो एंजाइम की सक्रियता कुछ केमिकल की उपस्थिति में बाधित हो जाती है, जिसे इनिहिबिटर कहते हैं, तथा इन्हें ऑर्गेनिक मॉडिफायर भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है, OMR भी मैं आपको कराऊंगा कि आपको एंजाइम की सक्रियता कुछ केमिकल की उपस्थिति में बाधित हो जाती है, जिसे आपको कहते हैं इनिहिबिटर कहते हैं, तथा इन्हें ऑर्गेनिक मॉडिफायर भी कहते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे इसकी एंजाइम एक्शन की, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। वे पदार्थ जो उत्प्रेरित होते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। ध्यान रखना, जो पदार्थ आपके उत्प्रेरित होते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। उत्प्रेरण अवक्रिया एंजाइम के द्वारा एंजाइम पर उपस्थित विशिष्ट सक्रिय केंद्र के कारण प्रारंभ होती है, तथा सक्रिय केंद्र बहुत सूक्ष्म भाग होते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि का अध्ययन मैकेलिस एंड मेंटन ने किया, तथा इसके लिए एक व्यंजक दिया। ये व्यंजक आपको याद रखना है, ये आपको ऑप्शन में पूछेगा, OMR वाले बच्चों के लिए ध्यान दें, पूछ सकता है ये। B=BS/Km+S। यहाँ पर B=2 है। ठीक है, B=VS/Km+S। ठीक है, B/2 लगा सकते हैं, S=Km। एंजाइम क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए 2 सिद्धांत प्रदत्त किए थे। तो एंजाइम की जो हमारी क्रियाविधि है उसको हमें समझने के 2 सिद्धांत हमें दिए गए थे। कौन कौन से हैं? पहला है फिशर लॉक एंड की मॉडल। फिशर लॉक एंड की मॉडल, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के सक्रिय केंद्र में फिट हो जाता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम की सक्रिय केंद्र में फिट हो जाता है, तथा एंजाइम का विभाग जो सब स्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसे एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पूछी जाती है, आपकी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी कॉसलैंड ने प्रतिपादित किया। इस थ्योरी के अनुसार एंजाइम के सक्रिय केंद्र, ठीक है, सब स्टेट के विन्यास के अनुसार अपनी ज्योमेट्री में परिवर्तन कर लेते हैं। फिर एक को एंजाइम एंड कोफैक्टर क्या होता है। को एंजाइम एंड कोफैक्टर देखो, एंजाइम रिएक्शन में भाग लिए बिना अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, तथा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ वीक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो सबस्ट्रेट एंजाइम में आपको भी समझा क्या होते हैं। ठीक है, अधिकांश एंजाइम अकेली क्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं। इनऑर्गेनिक, ठीक, इनऑर्गेनिक मेटल आपके जैसे कि इनऑर्गेनिक मोइट जैसे आपके हो गए मेटल। इनऑर्गेनिक मेटल कौन कौन से हो गए, जैसे कोफैक्टर हो गया, ये एक्टिवेशन कहते हैं। ये एक्टिवेटर एंजाइम मॉलिक्यूल से फेनोलिक या अमीनो या कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑर्गेनिक मोइटी,
मोइटी, यहाँ पे ऑर्गेनिक मोइटी को जो एंजाइम के साथ जुड़ी होती है उसे को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। को एंजाइम प्लस रिमेनिंग एंजाइम मिलकर आपका होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं, या एपो एंजाइम से आपका पोस्टैटिक ग्रुप प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपकी ज़्यादा पूछने वाली नहीं है, आप चाहो तो इसको मत करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब है आपका बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ को एंजाइम, इसमें आपका शॉर्ट बन जाता है यहाँ से। तो को एंजाइम ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक बायोस्टैटिक ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ये को एंजाइम ये होता है आपका। फिर आपका थाइमीन फॉस्फेट होता है, ये आपके बायोलॉजिकल फॉर्म है, इसकी क्या है, बायोलॉजिकल फॉर्म। फिर थर्ड आपको होता है आर्गेनेसो एक्ट एंड एल आर्जिनाइन डी अमीनो एसिड ऑक्सीडोज ओनली, जैसे डी अमीनो एसिड लिख सकते हैं। मेल्टेक्स हाइड्रेशन आपका एल्फा ग्लाइसोडाइड होता है। इमल्सन हाइड्रोज और फर्मिरिज कैटेलोज, फर्मिरिज कैटेलोज। टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, रिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। रिवर्सिबल क्या होता है हमारा, इस प्रोसेस में इनहिबिटर एंजाइम के साथ, ठीक है, क्या होता है आपका ठोसली बैंडेड होता है, ठीक है, तथा ये 3 प्रकार का होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये एंजाइम की सक्रिय केंद्र के लिए सबस्ट्रेट के साथ प्रतियुक्त करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जैसे आपका इस स्थिति में इनहिबिटर सबस्ट्रेट तो रिएक्ट नहीं करता। थर्ड आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, तो इस स्थिति में केवल सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर आपका इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम के सक्रिय केंद्र पर क्रियात्मक समूह के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये बहुत धीमी गति से अपघटित होते हैं, जैसे आपका एलोस्टेरिक एंजाइम हो गया, एलोस्टेरिक एंजाइम। तो ये हमारे पता चल गया हमें कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है एंड नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है। तो यही हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू करके हम इस चैप्टर को फाइनल कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको लेकर आता हूँ बीएससी लेवल पर, तो जल्द सब्सक्राइब कर देना।